मैं साजिद तारड़ फॉर वाशिंगटन डीसी आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं आज जिन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, सबसे पहले तो पाकिस्तान की अच्छी बातें आज मेंशन करना मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की रेटिंग मोडीज़ ने इम्प्रूव की है, उस पर बात करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एक बहुत बड़ी चेंज आई सऊदी अरेबिया के हवाले से, बैरूत में धमाका। उसके बाद अमेरिकन इलेक्शन, पाकिस्तान का कोरोना, 14 अगस्त और एक सैड न्यूज़, राहत अंदौरी साहब जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े उर्दू के शायर थे, वो कल इंडिया में इंतकाल कर गए कोरोना से और हार्ट अटैक की वजह से। उसके बाद थोड़ा सा मैं ईद उल अज़हा के बारे में बोलना चाहूँगा और 14 अगस्त का मैसेज देना चाहूँगा कि 14 अगस्त असल में है क्या और हम 14 अगस्त के साथ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की रेटिंग, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इमरान खान साहब को, उनकी टीम को, इस्टेब्लिशमेंट को, बाजवा साहब को, सबको, कि उनके सब की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है फाइनेंशियली और उसकी रेटिंग भी हो चुकी है। इंडिया हमारे साथ दूसरी साइड पे आइसोलेटेड है हर तरफ से, चाइना से प्रेशर है, नेपाल से प्रेशर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, और सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी रेटिंग बिल्कुल पस्ती को टच कर रही है। उसकी रेटिंग जितनी पॉसिबल नीचे हो सकती थी हो चुकी है, और ये होनी थी क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में जो हालात चल रहे हैं। तो एक तो ये बात थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस वक्त जो मैं मैनेजमेंट है खान साहब की, उसको मुबारकबाद दूंगा। दूसरा, पाकिस्तान में कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, ये भी एक काबिल सताइश बात है। स्मार्ट लॉकडाउन में इसके हक में था। मैं इसकी मिसाल हमेशा यही देता था, अगर न्यूयॉर्क में हालात ख़राब हैं तो एक स्टेट वहाँ से जो 1000 मील दूर है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकना डजंट मेक एनी सेंस। वहाँ के मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर देना डजंट मेक एनी सेंस, एंड दैट वाज कॉल्ड द स्मार्ट लॉकडाउन। मेरे ख्याल में खान साहब हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब डूइंग इट। और तीसरा, उसमें आजकल मैं पहले भी खान साहब का इस बात पे मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता रहा हूँ कि कश्मीर के हवाले से स्टैंड लेते रहे हैं। अब फिर दोबारा उन्होंने कश्मीर के बारे में स्टैंड लिया है। मैं इस पे उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप, सऊदी अरेबिया का प्रेशर पाकिस्तान पे कि ईरान के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे वो अमेरिका के साथ, चाहे चाइना, सी पैक, हर तरफ से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाना चाहता था। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बड़ी अक्लमंदी के साथ ये फ़ैसला लिया है, और मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल खान साहब की टीम को देना चाहूँगा कि रिलेशनशिप को बैलेंस करें। अब वो बैलेंस मैं देना चाहूँगा इंडिया की, कि देखें किस तरीके से मोदी साहब अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, बल्कि कश्मीर की सपोर्ट हासिल करने में किस तरीके से उन्होंने हाउडी मोदी कराया यहाँ पे ह्यूस्टन में, किस तरीके से उन्होंने जाके नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, लेकिन फाइटिंग तैयारे जाके फ्रांस से ले लिए उन्होंने। तो किस तरीके से वो अपने रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अमेरिका, रशिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। मैं खुद ये चाहूँगा कि ये बहुत एक नाजुक मरला है। पाकिस्तान अभी नए रास्तों पर चल रहा है, तो कहीं इस पे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि जिसके इसरात ज़्यादा ख़तरनाक हो। पाकिस्तान के 2 फॉरेन सिटीज़न जो थे एडवाइज़र, उन्होंने रिज़ाइन दिया। ये मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात थी, एक खुशआइंद बात थी, क्योंकि उन लोगों का जिनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिन लोगों का पाकिस्तान में कोई अकाउंट भी नहीं है, वो उनका सेंसिटिव मीटिंग्स में बैठना और सेंसिटिव डिसीजन लेना, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। मेरे ख्याल में इस चीज़ को और प्रमोट होना चाहिए। बाहर से टेक्नोक्रेट जाने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, लेकिन जो लोग पिक और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं हुक्मरानों को, जिनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उनको सेंसिटिव टेबल पे बिठा के डिसीजन, अपनी किचन टेबल पे बिठाना, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। मैं ये चाहूँगा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा भेजते हैं कि जिसकी हद नहीं है, उनको टेबल पे होना चाहिए 2 बेसिस पे। या तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकल कर आए पाकिस्तानी, वो उनको वोटिंग का हक दिया जाए,
या फिर टेक्नोक्रेट हों ताकि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें, अपनी एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान को ऑफर कर सकें। लेकिन जिन लोगों के पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं हैं, जो सिर्फ पिक और ड्रॉप करते हैं वहाँ के हुक्मरान पार्टी को, चाहे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, इंग्लैंड, लंदन, पेरिस, ये सिर्फ पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते रहे। हर दौर में इस तरह के लोगों को पाकिस्तान ले जा के नवाजा गया है, उनको पाकिस्तान की चाबियां पकड़ाई गई हैं, उनको सेंसिटिव डिसीजन देने के मौके फराम किए गए हैं, और जब भी हुक्मरान पार्टी चेंज होती है वो वापस अपने घरों को लंदन और न्यूयॉर्क चले जाते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूँ कि जब तक आपकी लीड रूलिंग पार्टी दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज़ को अपने ज़हनों से नहीं निकालेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कि चलें, ज़्यादा लोगों में से 2 लोग निकले और दूसरे लोग जो हैं उनको भी कई चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ी। ये एक अच्छी बात थी। तीसरी बात, मैं ये पाकिस्तान की खुश आइंद बात, क्योंकि मैं आज कोशिश कर रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में जो अच्छी हो रही हैं उनको फ्रंट पे लाया जा सके। नैब ने ना सिर्फ मरियम नवाज़ को बुलाया, बुज़दार साहब को बुलाया, जरदारी साहब की टेलीफोनिक उन पर भी चार्जेस इस्टेब्लिश किए गए। ये एक तीसरी अच्छी बात थी कि अकाउंटेबिलिटी, जो कि खान साहब का और करंट एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट था, उसको डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खुशआइंद बात है। मैं ये समझता हूँ इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द अपने हतमी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। 25 करोड़ अवाम वेट कर रहे हैं जिन्होंने आपको मैंडेट दिया था अकाउंटेबिलिटी का। ना सिर्फ इन लोगों को की अकाउंटेबिलिटी की जाए, जो पाकिस्तान का पैसा स्विस बैंकों में या बाहर के मुल्कों में पड़ा है उसको भी वापस लाना। खान साहब के वादों में एक वादा था। खान साहब प्लीज़ उसके लिए भी कुछ काम करें, और ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। अब उसमें मैं एक और, जो खान साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अगले दिन दिया है शजरकारी का, जो कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की। मैं इस्लामाबाद में पढ़ता रहा हूँ, इस्लामाबाद सारी ज़िंदगी गुजारी। मैंने इस्लामाबाद में हल्की हल्की बर्फ़बारी होते खुद देखी अपने आंखों से। अब नई शजरकारी में खान साहब, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उनका इनिशिएटिव था ये। और अगले दिन इसके नंबर्स थे कि इस्लामाबाद में अगर इतने दरख्त लगा दिए जाएं तो आने वाले 10 सालों में वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी के नाम पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक साहब ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा दरख्त कटवाए इस्लामाबाद के, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से, खदशात की वजह से। और इस्लामाबाद में आज उसके ऊपर धुएँ, गर्दो गुबार के धुएँ छाए होते हैं। इतना खूबसूरत शहर जो स्विट्ज़रलैंड लगता था, आज वो बिल्कुल उसका सर नंगा है। और मैंने एक और भी वीडियो अगले दिन वायरल होते देखी है कि जहाँ पे शजरकारी की गई थी, किस तरीके से एक पाकिस्तान में मखसूस तबका उन्हीं दरख्तों को, जिन पे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों की वजह से दरख्त लगाए गए थे, उनको किस बेदर्दी के साथ उखाड़ा जा रहा था। ये ख़तरनाक ट्रेंड, एक गलत ट्रेंड। प्लीज़, अगर आप खान साहब के साथ आपके इख्तलाफ हैं तो पूरा अमन एहतजाज करें। लगे हुए दरख्तों को उखाड़ना, मैं इसको गुनाह के बराबर समझता हूँ। ये ज़्यादती थी। दूसरी एक वीडियो मैंने देखी है कुर्बानी के लिहाज से। मैंने आपको बताया कि ईद उल अज़हा का मैसेज भी मैंने ये दिया था कि आए, अब जो लोग कोरोना मुतासरा हैं, जो मुतासरीन कोरोना हैं, उनको ना भुलाया जा सके। मैं आज नहीं, आज से 30, 35 साल, 40 साल पहले तक मेरे वालिद साहब ने एक ट्रेंड शुरू किया था जब मैं बचपन में छोटा था कि कुर्बानी के पैसे ईदी ट्रस्ट को देते थे। मैं आज तक वही मिसाल जो है अमेरिका में भी चला रहा हूँ। मैं अपनी कुर्बानी के पैसे ईदी ट्रस्ट को देता हूँ। मेरे दोस्तों का हमेशा मेरे साथ इख्तलाफ रहा। वो कहते हैं बकरे ज़बह करना चाहिए, गायें जो बैल हैं इनको ज़बह करना चाहिए। ठीक है, इस दफ़ा एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दिखाया गया कि गरीब लोग आपकी कुर्बानी का गोश्त पिंडी में राजा बाज़ार के आसपास ले जाके बेचने की कोशिश कर रहे थे। मेरा ये क्वेश्चन मार्क था कि एक आदमी बीमार है, उसको दवाई चाहिए या उसको गोश्त की बोटियां चाहिए? एक तालिब इल्म जिसके पास किताबें नहीं हैं, उसको बोटियां चाहिए या किताबें चाहिए?
एक किसी मुसलमान, एक आप किसी गरीब भाई के पास कपड़े नहीं हैं तो उसको कपड़े चाहिए या बोटियाँ चाहिए। ये टर्म मेरे ख्याल में इस्लाम एक बहुत खूबसूरत मज़हब, कुर्बानी का लफ्ज़ जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सके हम लोग कि उसमें कुर्बानी का ये है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के नाम पे कुर्बान करें। तो हमें सब इस वक्त सबसे ज़्यादा प्यारा पैसा है, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, उनको अल्लाह के नाम पे देना चाहिए। बोटियाँ अकेला उसको डिफ़ाइन नहीं करती। तो मेरा ये मैसेज ये था कि मैं ईद उल अज़हा पे हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप गरीबों की मदद करें, बोटियों से ही नहीं, अद्वियात के साथ, कपड़ों के साथ उनकी माली इमदाद करें। आज भी पाकिस्तान एक बहुत बड़े साने से गुजर रहा है। कोरोना एक वायरस ही नहीं था जिसने पूरी दुनिया की इकनॉमिक एक्टिविटी रोक के रख दी है। आसपास आज भी आप देखें तो आपको कई कोरोना मुतासरीन मिल सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनको करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते तो एक स्माइल, उसको आगे बढ़ के उसको गले लगाना, उसको सलाम करने में पहल करना भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आप ऐसी चीज़ों को अपना के देखेंगे, आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगी। तो ये किसी को स्माइल देना, उसके दुख में शरीक होना, ये भी एक बहुत बड़ा सदका है और बहुत बड़ा इसका भी बहुत बड़ा अजर है। अब उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि 14 अगस्त के हवाले से बात करूँ। 14 अगस्त क्या है? मुझे अभी याद है, मेरे वालिद साहब 1950s के लॉ ग्रेजुएट थे। मुझे वो पाकिस्तान का जब भी 14 अगस्त होता था एक्सप्लेन करते थे कि 14 अगस्त से पहले, पाकिस्तान से पहले मुसलमान चाहे जितना भी पढ़ लेते थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि उनको मुग़लों के जाने के बाद ना सिर्फ ब्रिटिश बल्कि हिंदू मेजॉरिटी भी विक्टिमाइज करती थी, अंडर प्रिविलेज थे। आज खुदा ताला की ज़ात ने आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, आज़ाद पाकिस्तान दिया है, जिसमें आपके पास ना सिर्फ मजहबी आज़ादियाँ हैं, आपकी एक शनाख्त है, मेरी शनाख्त है। आए आज इसको खुशी के साथ मनाएं, लेकिन इस मौके पर दो लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एक जो कश्मीर के अंदर इतने अरसे से बंद हैं, उनको याद रखा जाए। और दूसरा, फिर दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना ज़्यादा लोग जो बीमार हैं, जिनके कारोबार रुक चुके हैं, जिनके मजदूरियाँ रुक चुकी हैं, जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही हैं, इस मौके पे उनको भी याद रखें। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़े से थोड़ा भी जो भी कर सकते हो उनको दें। अगर दे नहीं सकते तो उनके दुख में शरीक ज़रूर हों। आजकल अमेरिका इलेक्शन नज़दीक से नज़दीक आता जा रहा है और इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मसाइल हैं? दो मसाइल हैं। एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये चल रहा है कि लोग जॉबों पे वापस नहीं आना चाहते। अमेरिकन गवर्नमेंट उनको रिलीफ चेक भेज रही है घरों में। अब ये तीसरा चेक जा रहा है। डेमोक्रेट पार्टी दूसरी साइड पे इन चेकों को और इस अमदादी जो पैकेज है उसको ज़्यादा अरसे तक देने के हक़ में है। यहाँ पे स्पीकर नैन्सी पेलोसी और न्यूयॉर्क के जो मशहूर सेनेटर हैं चक शुमर, वो हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनके साथ पिछले फ्राइडे तक नेगोशिएट करते रहे हैं। वो इस पे 3.4 ट्रिलियन डॉलर मांगते थे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी उनको 1.1 ट्रिलियन डॉलर देना चाहती थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि जब लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट के चेक्स से ज़्यादा उसके ऊपर हम $400 देंगे, और डेमोक्रेट पार्टी उसको $600 चाहती थी कि हर बंदे को घर बिठा के दिया जाए। इस वक्त इशू ये है कि लोग, मैं एक दूसरी चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च के हिसाब से जब भी कोई काम आप जब 21 दिन से ज़्यादा कर लेते हैं, वो आपकी इंसानी आदत का हिस्सा बन जाता है। इस वक्त लोग 21 दिनों से ज़्यादा घर बैठ चुके हैं। अब घर बैठ के खाना अब उनकी आदत बन चुकी है, तो घर से बाहर निकल के चाहे स्कूल जाना हो, चाहे काम पे जाना हो, ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। डेमोक्रेट पार्टी उनको इन्तीफ़ा और ब्लैक लाइव मैटर के एक प्लेटफॉर्म से उनको उकसा के सड़कों पे ले आती है, जिसको मैं मुसलसल ये कहता हूँ, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है।
इस वक्त जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो पुलिस डीफंडिंग, पुलिस के खर्चे काटने के को इंडोर्स कर चुके हैं। न्यूयॉर्क इस वक्त 1 बिलियन से ज़्यादा पुलिस के अखराजात में से काट चुके हैं और वहाँ पे क्राइम ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल है। शिकागो इज़ नॉन लिवेबल। मैं हमेशा जब भी किसी अपने डेमोक्रेट दोस्त के साथ बैठ के इन बातों पे डिबेट करता हूँ तो मेरा पहला ये क्वेश्चन होता है कि कोई भी काबिल फहम आदमी क्राइम या लॉलेस बिहेवियर को प्रमोट करेगा, उसको वोट देगा, लूट मार को वोट देगा, रेसिज्म को वोट देगा। जब चंद बच्चे सड़कों पे शर्टें उतार के पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ के नाचते हैं, इस चीज़ ये रेशल डिवीज़न कर रही है या ये हार्मनी प्रमोट कर रही है? हमारी डेमोक्रेट पार्टी ने सियाटल में एक लॉलेस टाउन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जिसका नाम उन्होंने चाप सिटी रखा। वो 7 दिन सर्वाइव कर पाया और जब वहाँ उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया तो 2 मर्डर्स और कई रेप और कई कुछ वहाँ से निकला 7 दिन। ये फ़िलासफ़ी, ये दंगे फसाद, सड़कों पे निकलना, बेरा रवि, ये पूरा कंट्री इसमें झोंका नहीं जा सकता। इसको वोट कौन देगा? 2016 में भी यही बात थी। हम लोग रिपब्लिकन इसको साइलेंट मेजॉरिटी कहते थे। जो लोग इन दंगों फसाद को देख रहे हैं बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बूथ में जाते हैं तो वो इंडोर्स करते हैं, वो वोट डोनाल्ड ट्रंप साहब को देंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को एज ए लॉ एंड ऑर्डर कैंडिडेट और एज ए प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया है। उनको पुलिस यूनियन की सपोर्ट हासिल है, उनको फौज की सपोर्ट हासिल है, उनको मैन्युफैक्चरर्स की सपोर्ट हासिल है, उनको जितने काबिल फहम और एजुकेटेड लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो प्री कोरोना अपने आप को इस्टेब्लिश, अपने आप को मनवा चुके हैं। उस वक्त हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% थी, इकानमी वाज बूमिंग। चाइना से टैरिफ के साथ इतना पैसा अमेरिका ने कमाया कि आप हमारी सोचों से ज़्यादा। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इस वक्त 3 जो हैं अमेरिकन शिप कैरियर्स, दे आर इन अ साउथ चाइना सी। और सबसे बड़ी बात थी कि चाइना को वो कंट्रेन करना चाहते हैं, बंद वो उसी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहां ओबामा पीरियड से पहले था, क्योंकि चाइना और रशिया ने दोनों ने ओबामा साहब की वीक फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में सबसे जल्दी इकानमी रिस्टोर करने की सलाहियत कौन सा कैंडिडेट रखता है। जो बाइडन दूसरी तरफ पेशे के लिहाज से वकील हैं, 48 ईयर्स से इस प्रोफेशन में हैं, तो वो जो काम 48 साल में नहीं कर सके वो अगले 4 सालों में क्या करेंगे? लोग इसी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स के रिएक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिए थे। और ये ना सिर्फ अमेरिका में हुआ था, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना था। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्शन, ये जब से ये दंगे हो रहे हैं, ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के फ़ायदे में जा रहा है, उनके हक में जा रहा है। और मुझे ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब विल विन दिस इलेक्शन ईजीली। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।